गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट प्रोसेस अबाउट थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया था, जिसके अंदर आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक सबके लिए हमने वर्क फाइंड किया है। अब आज थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सेकेंड लॉ आपको देखना है और उसके बाद एक लास्ट जो थ्योरी है दैट इज़ अबाउट द कार्नोट इंजन, वो आपको कंप्लीट करना है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो वो थोड़ा आप चेक कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। यहाँ पे दो साइंटिस्ट ने आपको दो स्टेटमेंट दिए थे जो आपको देखना है। फर्स्ट आएगा केल्विन प्लांक, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू केल्विन एंड प्लांक स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑफ एनी इंजन, ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है जो क्या करे, कंप्लीटली जो एनर्जी है वो हॉट रिजो में से एब्जॉर्ब करे और 100% वो वर्क करे। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उसमें से वर्क तो करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो लॉस करता है इन दी सराउंडिंग। सो अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक, ऐसी कोई भी सिस्टम इंजन पॉसिबल नहीं है जो क्या कर पाए, जो T1 जितना टेम्परेचर, जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका हॉट रिजॉल्वर है, यहाँ से टेम्परेचर T1, यहाँ से Q1, मतलब यहाँ से वो एनर्जी Q1 ले पाए और यहाँ से 100% वो उसका वर्क करे, मतलब एफिशिएंसी उसकी कितनी हो जाएगी, 100%। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट 100% एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट आता है दैट इज ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट दैट इज ऑफ द रेफ्रिजरेटर है। उन्होंने क्या समझाया कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है वो एक्सटर्नल एनर्जी के बिना, एक्सटर्नल वर्क के बिना काम नहीं करेगा। सो दैट वाज द स्टेटमेंट अबाउट योर क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो एक ने अबाउट हीट इंजन समझाया एंड सेकेंड ने अबाउट रेफ्रिजरेटर आपको समझाया है कि ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर नहीं है जो एक्सटर्नल सप्लाई अगर आप ना दो तो काम करेगा। आपको एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा, तभी वो जाके काम करता है। सो ये दो स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के। अब काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब ये समझते हैं रिवर्सिबल क्या है। सो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। रिवर्सिबल मतलब जो रास्ते से आए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट स्टेट है, ये आपका दूसरा स्टेट है, ये रास्ते आप गए ए से बी और वही रास्ते आप वापस आ जाओ ए से बी, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, वही पाथ पे वापस आना। और इरिवर्सिबल मतलब कि ए से बी तो गए, वापस भी आ रहे हो, लेकिन वो रास्ता डिफरेंट है। सो नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस आप बना सकते हो। आएगा समझ में? ओके। अब लास्ट पॉइंट आपका है अबाउट योर कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, अब देखिए कार्नोट इंजन के अंदर क्या है। सो कार्नोट इंजन दैट इज वन टाइप ऑफ आइडियल इंजन और वो भी अकॉर्डिंग टू हीट इंजन ही काम करता है। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट 4 प्रोसेस देखने हैं, 4 स्टेटमेंट देखने हैं आपको। फर्स्ट बात करें सो कार्नोट इंजन के लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा आपका, जो फर्स्ट पार्ट आएगा 1 to 2। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिस्टम है जिसका इनिशियल वॉल्यूम P1 है, सॉरी प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। आपने यहाँ पे प्रोसेस कौन सी करी, आइसोथर्मल प्रोसेस करी, आइसोथर्मल एक्सपांशन किया। अगर आप आइसोथर्मल एक्सपांशन करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो अगर आप आइसोथर्मल से 1 to 2 स्टेट में जाते हो तो लास्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, P2, फिर V2, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज व्हाट T1।
सो P1 V1 T1 योर फर्स्ट स्टेट एंड लास्ट स्टेट कौन सा है P2 V2, टेम्परेचर वही रहेगा T1। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांशन। अच्छा, अगर वो आइसोथर्मल एक्सपांशन है तो उसके लिए वर्क का इक्वेशन आप लिख सकते हो। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वर्क इन आइसो थर्मल एक्सपांशन। सो वो कुछ आएगा, वर्क कहाँ से कहाँ 1 to 2, और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 के बराबर हो जाएगा। सो दैट यू गेटिंग म्यू आर T1 ln V2 बाय V1 बराबर, इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, कहाँ से कहाँ 2 to 3, कहाँ से कहाँ जाना है, सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट में जाना है। अब ये आपका हो जाएगा एडियाबेटिक एक्सपांशन। क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक एक्सपांशन। अगर वो एडियाबेटिक एक्सपांशन है तो जो भी वॉल्यूम प्रेशर कैसे चेंज होगा, तो लास्ट हम ये देखते थे P2 V2, टेम्परेचर T1 था। अब कौन सा एक्सपांशन हो रहा है, एडियाबेटिक। तो अब जो स्टेटमेंट आएगा वो कैसा आएगा, सो यहाँ से आप लिख सकते हो थर्ड प्रोसेस के अंदर P3 वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V3 आ जाएगा, और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा। सो ये प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या बनाओगे आप, सो इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक वर्क का इक्वेशन क्या है, वर्क कहाँ से कहाँ जाना है, 2 to 3 जाना है बराबर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, म्यू आर, नेक्स्ट आएगा T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। सो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। ये आपको क्या दिखाएगा, वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस बराबर। अच्छा, तो 2 स्टेप हमने कंप्लीट किए, एक आया आइसोथर्मल एक्सपांशन आया, उसके बाद फिर से एक्सपांशन आया, लेकिन ये एक्सपांशन कौन सा है, एडियाबेटिक एक्सपांशन है। दोनों के अंदर हम क्या लिखा हमने, वर्क का इक्वेशन, एक फर्स्ट स्टेप 1 to 2 के लिए और यहाँ पे 2 to 3 के लिए लिखा। अब आएगा थर्ड प्रोसेस, थर्ड। सो कहाँ से कहाँ जाना है आपको, 3 to 4 जाना है, मतलब 3 जो भी स्टेट है वहाँ से स्टेट नंबर 4 में जाना है। सो जो 3 स्टेट था उसका वॉल्यूम और प्रेशर की बात करो तो प्रेशर कितना था, P3 था, वॉल्यूम V3, और टेम्परेचर की बात करो T2। अब ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन है। कौन सा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो अगर यहाँ पे लास्ट स्टेट 4 के बारे में लिखे तो यह क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा P4 V4, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस आया बराबर। अच्छा, अब अगेन आइसोथर्मल है तो इक्वेशन आएगा वर्क का। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, सो वर्क 3 to 4, अगेन सेम इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, Q2। कितना हो जाएगा ये, Q2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो वो कुछ आप लिख पाओगे म्यू आर T2 ln V3 बाय V4, ln V3 बाय V4। सो आपका नंबर थर्ड स्टेट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नंबर 4, यहाँ से जाना है 4 to 1 जाना है, और स्टेट 4 to स्टेट 1 जाना है, तो फिर से प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होगा। अब ये जो स्टेट है वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन है। कौन सा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। इफ इट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन सो कैन राइट इन दिस मैनर, लास्ट स्टेट तो कुछ यहाँ पे आए थे T4 V4 T2 पे आए थे। सो वापस जाना है P1 V1 T1 बराबर। क्या हुआ, एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ। सो एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर देखो वॉल्यूम V4 से V1 गया लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी देखो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, आया समझ। अच्छा, सो ये आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब बात करते हैं वर्क की। सो वर्क की इक्वेशन क्या आएगा, 4 to 1 बराबर, वो आएगा कुछ म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1।
सो ये आपका वर्क आ गया। सो मार्क इज दिस इक्वेशन 1, ये 2 हो जाएगा, ये वर्क का इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर आप एडिशन करो सब वर्क का टोटल वर्क, सो कितना हो जाएगा 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4 प्लस 4 1 एडिशन करो चलो। सो एडिशन करने से क्या होगा, 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे। कौन से 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो एडियाबेटिक वाले हैं। सो आइसोथर्मल के जो वर्क आएंगे वही आपको लिखना है। सो दैट कम्स आउट म्यू आर T1 ln V2/V1 आएगा, फिर माइनस लिखना है म्यू आर T2 ln V3/V4 बराबर। अब आपको एफिशिएंसी फाइंड करनी है। सो व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ करंट एंजिन, W/Q1। Actually this is a basic equation of any engine, eta is given by W/Q1। इसको आप ऐसे भी लिख पाओगे, eta equals to 1 minus Q2/Q1। Now put the value of Q2 and Q1 in this equation. So if you're putting the value of Q2 and Q1, what are you getting? So eta equals to 1 minus T2/T1 ln V3/V4 डिवाइड करते हैं इसको ln V2/V1। अब बात करते हैं जो प्रोसेस 2 से 3 है वो कौन सी है, एडियाबेटिक है। सो फॉर एडियाबेटिक यू कैन राइट दिस इक्वेशन T1 V2 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट, T2 V3 गामा माइनस 1। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, V2/V3 मिल जाएगा। कितना आ जाएगा V2/V3, दैट कम्स आउट T2/T1 1 अपॉन गामा माइनस 1। उसी हिसाब से फॉर स्टेट 4 to 1 यू कैन राइट T2 V4 गामा माइनस 1 कम्स आउट व्हाट, T1 V1 गामा माइनस 1। सो V1/V4 आपको मिल जाएगा, कितना आएगा T2/T1 अपॉन 1 अपॉन गामा माइनस 1 आ जाएगा। अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको क्या मिल जाएगा, V3/V4 कम्स आउट व्हाट, V2/V1। सो आपको ये इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगा बराबर, V3/V4 इक्वल्स टू V2/V1। सो अगेन इफ यू यूजिंग द इक्वेशन, ये आप वैल्यू वहाँ पर रख दो। सो ईटा क्या इक्वेशन आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है, 1 minus T2/T1। सो ये एफिशिएंसी का इक्वेशन आएगा कार्नोट एंजिन के लिए, ईटा इक्वल्स टू 1 minus T2/T1। सो ध्यान से देखो, आपको एक रिलेशन भी यहाँ से मिल जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट Q1/Q2 इक्वल्स टू व्हाट, T1/T2। सो ये भी करेक्ट है फॉर द कार्नोट एंजिन, आएगा सभी। अगर आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है बराबर डिफरेंट स्टेट का, कैसे बनाओगे देखो। तो यहाँ पे जो 4 स्टेट है उसका ग्राफ बना लेते हैं। चलो अपने स्टार्ट यहाँ से किया, P1 V1 T1 क्या था, फर्स्ट स्टेट आइसोथर्मल एक्सपांशन था। सो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ प्रेशर कितना आएगा P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर वही रहेगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसके बाद आया एडियाबेटिक एक्सपांशन, अगेन वो इंक्रीज होगा तो कुछ ऐसे आएगा बराबर। तो यहाँ पे कुछ आएगा P3 बराबर, वॉल्यूम आएगा V3, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एडियाबेटिक है। फिर आया आइसोथर्मल कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो कुछ यहाँ पे आप आ जाओगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आएगा P4, वॉल्यूम V4, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस रहा, आइसोथर्मल कंप्रेशन आया। एंड लास्ट अब वापस आ जाओगे यहाँ पे, ये कौन सा आया, एडियाबेटिक कंप्रेशन। सो ये आपका फर्स्ट स्टेट बराबर, फर्स्ट टू यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपांशन है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे देखो एडियाबेटिक एक्सपांशन है, सब यहाँ पे चेंज होगा। ये आएगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन आएगा बराबर, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, और यहाँ से आपको ये लास्ट एडियाबेटिक कंप्रेशन मिल जाएगा।
सो ये था आपका कार्नोट इंजन का लास्ट क्वेश्चन। अब जो न्यूमेरिकल बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करके और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।